हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। फाइनली नाउ हम पढ़ेंगे सोनार। इट्स अ मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक फॉर एवरी स्टूडेंट इन अ साउंड चैप्टर। ये बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है साउंड चैप्टर का। साउंड सोनार। सोनार नाम क्या है, सोनार का यूज़ क्या होता है। तो बच्चों जैसे पनडुब्बी होती है और शिप होती है, इसके थ्रू जैसे हम लोग समुद्र की गहराई नापते हैं। हम लोग जानते हैं कि समुद्र यार इतना गहरा है, ये कितना गहरा है, ये 34,000 फीट है, ये 35,000 फीट है, ये 17,000 फीट है, ये 1.5 लाख फीट है। तो ये जो हम लोग दूरी नापते हैं, ये कैसे नापते हैं, चलिए देखते हैं ध्यान से। इस डायग्राम के थ्रू देखते हैं बच्चों। ये है पानी की सरफेस, यानी कि इसके नीचे पानी है। ध्वनिया आ रही, ध्वनिया ऑडिबल रेंज, ठीक है। ये है, और ये क्या है, तल है। ये है समुद्र तल। इसको मैं ब्लैक कलर से कर दे रही हूँ ताकि आपको पता चले कि ये समुद्र तल है, ठीक है। अब क्या होगी, यहाँ पर मैं एक बोट लगा देती हूँ। बोट क्या, शिप लीजिएगा। ठीक, ये एक बोट है। अब बोट क्या है, मैं इसको शिप, अब शिप को हिंदी में बोट ही कहते हैं भाई। बोट, नाव, नाव नहीं कहते, शिप जहाज कहते हैं। ये बोट है तो मैं इसको शिप लिख दे रही हूँ, शिप है ना। अभी जहाज के लिए, इसके लिए बढ़िया से डायग्राम देखो, डायग्राम देख लेते हैं। अच्छा थोड़ा सा डायग्राम देख लेते हैं, शायद थोड़ा सा आ जाए, है ना, बढ़िया से बनाना आ जाए, बढ़िया से बच्चों को समझ में आए। अब इससे ज़्यादा भी बढ़िया नहीं बन सकता मुझसे। ये शिप है, एक होता है बच्चों शिप पे, ये जो मैं दो चीज़ लगाई, एक होता है यहाँ पर संसूचक और एक होता है प्रेषित, है ना। एक होता है संसूचक और एक होता है प्रेषित। तो इसको मान लिया मैंने, लिख दिया संसूचक, सॉरी, इसको लिख दिया प्रेषित, और ये क्या है, संसूचक, ठीक है। ये समुद्र तल है। क्या होता है, ध्यान से देखिए बच्चों, ये शिप है। अब ये शिप क्या करती है, ये शिप क्या करेगी, इस समुद्र तल, ये समुद्र तल है और ये समुद्र की गहराई है। समुद्र तल, ये समुद्र की सतह कह रहे हैं, समुद्र की सतह, और ये समुद्र की गहराई तक, समुद्र का लास्ट गहराई तक। अब ध्यान से देखो क्या होता है। एक ये पनडुब्बी या शिप मान लीजिए, ये क्या करती है कि इस समुद्र की तल पे, ये समुद्र की सतह पे चल रही होती है। यहाँ पे इसकी दो चीज़ें लगी होती है, एक प्रेषित होता है और एक संसूचक होता है, ठीक है। ये शिप क्या करती है, समुद्र की सतह पे चल रही होती है, समुद्र की गहराई पे क्या करती है, पराश्रव ध्वनि प्रोड्यूस करती है, उत्पन्न करती है। कौन करता है, ये प्रेषित, ट्रांसमीटर इंग्लिश में कहते हैं, ठीक है। ये ट्रांसमीटर क्या करता है बच्चों, ये ट्रांसमीटर तल पर, ये ट्रांसमीटर क्या करता है, ये तल पर, ये जो तल है ना, इस तल पर क्या करता है, ध्यान से देखिएगा। ये ट्रांसमीटर को, ये ट्रांसमीटर होता है, पराश्रव ध्वनि को उत्पन्न करता है, और उत्पन्न करने के बाद यहाँ पे समुद्र की गहराई तल पर फेंकता है, रेंज फेंकता है। रेंज फेंकने के बाद वापस क्या होती हैं, जैसे ही ध्वनि क्या होती है, रिफ्लेक्ट बैक करेगी, वापस आएगी। ये ध्वनि जैसे ही रिफ्लेक्ट बैक करेगी, है ना, तो ये क्या करेगा, संसूचक, संसूचक क्या करेगा, ग्राही का काम करता है। ग्राही मतलब कि
जितनी भी रिफ्लेक्ट बैक होंगी चीज़ें उसको क्या करेगा, ग्रहण कर लेगा। यानी कि परा शब्द ध्वनि को तुरंत क्या करेगा, ग्रहण कर लेगा। बस यही होता है कि शिप जो होती है वो समुद्र की सतह पर होती है, जहाँ पर दो चीज़ें लगी होती हैं, एक होता है प्रेषित और एक होता है संसूचक। ये समुद्र की गहराई तल पर पराशब्द ध्वनि को प्रेषित क्या करता है, पराशब्द ध्वनि को समुद्र की गहराई पर फेंकता, उत्पन्न करता है। पराशब्द ध्वनि को प्रेषित क्या करता है, उत्पन्न करता है, और फिर समुद्र की गहराई पर क्या करता है, वहाँ पर भेजता है। समुद्र की गहराई से तुरंत परावर्तित होकर पराशब्द ध्वनियाँ वापस आती हैं और संसूचक इसको ग्रहण कर लेता है। इससे क्या होता है, इससे पता चलता है कि समुद्र कितना गहरा है। तो समुद्र की गहराई नापने के लिए सोनार का यूज़ होता है, जिसे बोलते हैं साउंड नेविगेशन एंड रिंगिंग। समझ में आ गया, साउंड नेविगेशन एंड रिंगिंग। ये जल में स्थित पिंडों की दूरी, यानी कि इसमें कितनी दूर पिंड है ना, उसकी चाल, कि पिंड किस चाल से चल रहे हैं, पिंड किस गति से चल रहे हैं, उसके लिए यहाँ पर ये यूज़ किया जाता है। तो ये डायग्राम ज़रूर बनाना, पेपर में आता भी है, और इसका फुल फॉर्म ज़रूर आता है कि साउंड सोनार का फुल फॉर्म क्या होता है, साउंड नेविगेशन एंड रिंगिंग। हिंदी में भी सेम यही होता है, इंग्लिश में भी सेम यही होता है। तो आप ऐसा करिए कि इंग्लिश में ही लिख लीजिएगा, आपको हिंदी में इसकी लिखने में अगर दिक्कत हो तो आप ऐसे लिख लीजिएगा, आपको स्पेलिंग ही सिर्फ लर्न करनी है, आपको याद हो जाएगा। जल में स्थित, इसकी परिभाषा लिख लीजिए, ठीक है। ये डायग्राम बना लीजिएगा और इसकी परिभाषा लिख लीजिएगा। सोनार जल में स्थित पिंडों की गति व दिशा को नापने के कार्य में आती है। ये समुद्र तल की गहराई मापने का भी कार्य करती है, ठीक है, समझ में आया। प्रेषित का मतलब ट्रांसमिशन, इसमें एक प्रेषित लगा होता है जो पराश्रव्य ध्वनियों को प्रेषित ध्वनियों को उत्पन्न करता है तथा समुद्र के तल पर प्रेषित करता है। ठीक है, जिससे उत्पन्न पराश्रव्य ध्वनियाँ समुद्र तल से परावर्तित होकर संसूचक द्वारा ग्रहण कर ली, संसूचक द्वारा ग्रहण कर ली जाती है। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना, इसको मैं रेड कलर से लिख रही हूँ यानी कि इंपॉर्टेंट है। ठीक है, संसूचक पराश्रव्य ध्वनियों को विद्युत धा पे, देखिए ये पूरी मात्रा नहीं है तो ये चीज़ याद रखिएगा, इस तरीके से धा लिखते हैं।
ठीक है। संसूचक विद्युत पराश्रव्य ध्वनियों को विद्युत संकेतों के रूप में बदल देता है। ये लाइन इंपॉर्टेंट थी तो मैंने उसको रेड मार्कर से लिख दिया, ठीक है। ये आप लोग ब्लैक चीज से लिख देना। माना पराश्रव्य ध्वनियों का समय अंतराल, मतलब कि माना पराश्रव्य ध्वनियों का संकेत के प्रेषण, मतलब संकेत का प्रेषण यानी कि पराश्रव्य ध्वनि ने क्या करा, प्रेषित करा, और प्रेषित करा तो क्या हुआ, संकेत का प्रेषण तथा प्राप्ति का समीकरण। यहाँ पे प्रेषित हुई और उसके बाद परावर्तित होकर वापस आ गई। प्राप्ति का समय अंतराल T है। प्राप्ति का समय अंतराल क्या है बच्चों, T है। और समुद्र जल से दूरी v है, ठीक है। समुद्र जल से ध्वनि की चाल, चाल होते हैं ना, तो ध्वनि की चाल v है, ठीक है। ध्वनि की चाल क्या है बच्चों, v है। तब सतह से पिंड की दूरी, बात वही आगे जो हम लोगों ने क्या प्रतिध्वनि में पढ़ा था, ठीक है। तब सतह से पिंड की दूरी 2d होगी, भाई d गई, d वापस आई, d प्लस d 2d, तो 2d बराबर v इंटू टी, ये लिख देंगे। इसका यूज कहाँ किया जाता है, तो उपयोग समुद्र की गहराई नापने में, व डूबे जहाज, कहाँ डूबे जहाज, समुद्र में डूबे जहाज का पता लगाना है। समुद्र में डूबे जहाज का पता लगाने में, नोट डाउन कर लीजिए। ये आपका सोनार, ये सोनार खत्म हुआ, ठीक है। ये इतना ही आता है और कुछ नहीं आता है। इसका 1-2 न्यूमेरिकल आता है, हियरिंग एड्स आता है कि हियरिंग एड्स क्या होता है, श्रवण सहायक युक्ति क्या होती है। अच्छा, एक और चीज़, ध्वनि एड्स क्या होती है, ध्यान से सुनो। ध्वनि एड्स क्या होती है, दिस ऑल्सो इंटरेस्टिंग चैप्टर। देखो, जैसे कि माइक्रोफोन हो गया लाइक दिस, ठीक है, या कोई भी स्पीकर हो गया, ये क्या करता है, ध्वनि तरंगों को क्या करता है, विद्युत तरंगों में परावर्तित करने का काम करता है। क्या करता है, ध्वनि तरंगों को विद्युत तरंगों में परावर्तित करने का काम करता है। अब ये ध्वनि तरंगों को सुनाने का काम करता है। अब मैं इस पर क्या करती हूँ कि विद्युत तरंगों में इसको क्या करना चाहती हूँ, परिवर्तित करना चाहती हूँ, कि विद्युत संकेतों में इसको परिवर्तित कर दूँ। तो ये तो ध्वनि तरंगों का काम कर रहा है, लेकिन इसको विद्युत यानी कि इलेक्ट्रिकल में कैसे चेंज करेंगे। तो ध्वनि तरंगों को विद्युत तरंगों में या विद्युत संकेतों में चेंज करने के लिए एम्पलीफायर का यूज़ किया जाता है। एम्पलीफायर, गाना सुना है ना, एम्पलीफायर फायर। तो वो एम्पलीफायर जो होता है ना, एम्पलीफायर करता है
कि ध्वनि तरंगों को किस में चेंज करता है, विद्युत संकेतों में चेंज करता है। तो इसे ही ध्वनि एड्स कहते हैं। बच्चों अगर थोड़ी बहुत कहीं पर भी मिस्टेक हो गई ना, जस्ट इग्नोर इट प्लीज़, क्योंकि हम प्रॉपर पढ़ाते रहते हैं तो माइंड में बहुत सारी चीज़ें मेकओवर होती रहती है, तो इसलिए इस चीज़ों को थोड़ा सा डिले कर दीजिएगा। बाकी पढ़ाने की पूरी कोशिश करती हूँ, समझाने की पूरी कोशिश करती हूँ कि आपको समझ में आई चीज़ें, ठीक है। तो ध्वनि एड्स का यूज़ हम लोग यहीं पर करते हैं। इसको हियरिंग एड्स भी कहते हैं, श्रवण सहायक युक्ति भी कहते हैं। ये बैटरी से चलने वाला एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण होता है, ठीक है। ये बैटरी से चलने वाला इलेक्ट्रॉनिक उपकरण होता है। इसमें माइक्रोफोन होता है और एम्पलीफायर सिस्टम होता है। माइक्रोफोन क्या करता है, ध्वनि तरंगों को सुनता है, और एम्पलीफायर ध्वनि तरंगों को विद्युत संकेतों में परिवर्तित करता है। आई होप कि समझ में आया होगा, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे बताया है, लिखाया नहीं है। और ये व्यक्ति के कान में डायाफ्राम पर आपतित होती है। तो ऐसे बोलेंगे कि हेयरिंग एड्स क्या होते हैं, तो हेयरिंग एड्स एक इलेक्ट्रॉनिक युक्ति होती है। श्रवण सहायक युक्ति, श्रवण सहायक युक्ति क्या होती है, एक युक्ति होती है। इसमें क्या होता है कि इसमें एक माइक्रोफोन होता है और एम्पलीफायर होता है। माइक्रोफोन ध्वनि संकेतों को सुनने, ध्वनि संकेतों को लेने का काम करता है, और एम्पलीफायर ध्वनि संकेतों को विद्युत संकेतों में परावर्तित करने का काम करता है, जिससे जो ध्वनि होती है वो हमारे कानों के डायाफ्राम पर आपतित होती है और हमें कान पर सुनाई देती है। इससे आगे कुछ नहीं है, ठीक है। और ये कहाँ पर यूज़ किया जाता है, जिनको कम सुनाई देता है उनके लिए, यानी कान की मशीन जिसको बोलते हो आप, उसको बोलते हैं हियरिंग एड्स, श्रवण सहायक युक्ति। समझ में आ गया। अब बच्चों इसी के आगे हम लोग पढ़ेंगे, अगर ये आपका हो गया है तो हम लोग पढ़ते हैं मानव कण। मानव कण पढ़ते हैं, मस्त बढ़िया, और एक एक चीज़ उसके पार्ट भी समझते हैं, मानव कण के पार्ट क्या होते हैं, ठीक है। बच्चों मानव कण जानना था हमको कि मानव कण होता क्या है ना, कि किस तरीके से कान, मस्तिष्क, कान द्वारा ध्वनियाँ सुनाई देती है और हमारे मस्तिष्क को इंडिकेट कर देती है कि कहाँ तक जाता है। ध्यान से सुनिए कि मानव कण विभिन्न ईयर क्या होता है। हम कानों द्वारा सुनते हैं, कानों को कण तथा श्रवणेंद्रिय भी कहा जाता है। हम कानों द्वारा सुनते हैं और कानों को कण तथा श्रवणेंद्रिय भी कहा जाता है। ये मानव कण की संरचना है। ध्यान से देखिए, ये हमारा पूरा कान का पैटर्न है। यहाँ पे श्रवण नलिका होती है, यानी कि इस नलिका के अंदर से हम लोग को सुनाई देता है। ध्यान से सुनिए, इसके अंदर जो हम लोग बोलते हैं ना कि झिल्ली होती है ना, वो झिल्ली इसके अंदर होती है जो कान के पर्दे बताती है कि अगर कान के पर्दे फटेगा तो सुनाई नहीं देता है इस श्रवण नलिका से। ध्यान से देखिए, ये बच्चों 3 तरह के पार्ट होते हैं मानव कण के, बाह्य, मध्य और अंतः। बाह्य का कण, मध्य और इसके अंदर। बाह्य का कण ये श्रवणीय आवृत्तियों की ध्वनि तरंगों द्वारा वायु में उड़ने वाले दाब परिवर्तन को विद्युत संकेतों में परिवर्तित कर देते हैं। यानी ध्वनि तरंगों में वायु में दाब परिवर्तन को, जब हम कुछ सुनते हैं तो प्रेशराइज कंसेंसमेंट होते हैं, दाब परिवर्तन होते हैं, इसको क्या करते हैं, विद्युत संकेतों में परिवर्तित कर देती है ये, यानी कि यही क्या करेगी, विद्युत संकेतों में इसको परिवर्तित कर देगी। अच्छा ध्यान से, इसको ये बीच का पार्ट है, ये मुद्रक होता है, मुद्रक, और ये यही बीच के जो 3 पार्ट होते हैं, मुद्रक, निहाई और ये वर्णक, ये मिड पार्ट होता है। ये श्रवण नलिका होती है। ये कान के अंदर का जो सिरा होता है उसे कड़वत कहते हैं। कड़वत कहते हैं, बीच की जो होती है इसको श्रवण नलिका कहते हैं। ये जो इस तरीके से अंदर की ओर जा रहा होता है, यहाँ इसको कड़पटे कहते हैं, और लास्ट को यूटेसिका नलिका कहते हैं। ये जो कान के इधर जा रहा होता है उसे कड़पटे कहते हैं, और यहाँ पर यूटेसिका नलिका कहते हैं इसको। ये पूरी तरह से मानव कण की संरचना होती है इस तरीके से। समझ में आया? यानी कि मध्य पार्ट में आपका होता है मुद्रक, निहाई और वर्णक। लास्ट पार्ट में आपको यूटेसिका नलिका होती है, बीच में कड़पटे होता है, ठीक है। श्रवण नलिका कड़पट इसके अंदर होता है, और बाहरी कान में श्रवण नलिका होती है। इस प्रकार ये कान का चित्र है। बच्चों बाहरी कान, ये जो बाहरी कान होता है इसको हम लोग बोलते हैं कड़पल्लव, ठीक है। क्या कहते हैं? कड़पल्लव, ठीक है। इसका काम क्या होता है बच्चों? ये क्या करता है, ध्वनि को एकत्र करके
यानी यहाँ पे आए हुए कंपन को ये क्या करता है, कई गुना बढ़ा देता है और इसके बाद कहाँ भेजता है, अंताकण के पास। नोट डाउन कर लीजिए, पॉज करके वीडियो देख लीजिए और नोट डाउन कर लीजिए। इस तरीके से आप लोग लिखेंगे मानव कण। अब हम आते हैं अंताकण क्या होता है। अब क्या होगा, अंताकण। आंतरिक कण या अंताकण। यह कण दाब परिवर्तनों को किसमें चेंज किया, दाब परिवर्तनों को विद्युत संकेतों में परावर्तित कर देता है तथा विद्युत संकेत कहाँ जाती है, मस्तिष्क में जाती है। विद्युत संकेत मस्तिष्क में जाकर, तो मस्तिष्क में जाती है जिससे ध्वनि हमें पूर्णतया रूप से सुनाई देती है। और मस्तिष्क में भेजती है किसके द्वारा, तो मस्तिष्क में जाती है लेकिन श्याम में श्रवण तंत्रिका के द्वारा। ठीक है, ये चीज जरूर नोट डाउन करें, श्रवण तंत्रिका के द्वारा। तो बच्चों ये मस्तिष्क का मैंने आपको स्टार्टिंग का पार्ट, मिड पार्ट और लास्ट पार्ट पढ़ा दिया। मस्तिष्क मानव कण की संरचना आती है, मानव कण की संरचना का बाह्य, मध्य और अंतः पार्ट पढ़ा दिया मैंने। सोनार जरूर आता है पेपर में। एक बार हम ओवरव्यू ले लेते हैं सारे चैप्टर्स का टोटल ओवरऑल। तो ओवरव्यू ध्यान से देखिए। सबसे पहले ध्वनि क्या थी, ध्वनि एक प्रकार की ऊर्जा थी जो मेरे कानों वालों तक पहुंच सकती थी। ठीक है, ध्वनि ठोस, द्रव और गैस तीनों में चलती है। ध्वनि के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है और ये निर्वात में नहीं चलती है। ध्वनि में प्रकाश की चाल 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। ध्वनि अनुप्रस्थ और अनुदैर्घ्य दो प्रकार की तरंगें होती हैं, अनुप्रस्थ और अनुदैर्घ्य। अनुप्रस्थ क्या होती है, तरंग के कण के चलने की दिशा के लंबवत कंपन करती है, जैसे कि रस्सी को इस तरीके से खींचिए तो ऊपर और नीचे फ्लो होगी। और अनुदैर्घ्य तरंगें क्या होती है, स्प्रिंग, जो तरंग के माध्यम के कण की संरचना के चलने की दिशा के समांतर कंपन करती है, मतलब समांतर कंपन करती है तरंग के चलने की दिशा के, है ना, जो माध्यम के कण है वो समांतर कंपन करते हैं। अनुप्रस्थ तरंगों का सबसे बढ़िया एग्जाम्पल क्या था, अनुप्रस्थ और अनुदैर्घ्य तरंग की बात करें तो अनुप्रस्थ तरंगें और अनुदैर्घ्य तरंगों में क्या था, जब तालाब में क्या पत्थर फेंकते हैं तो कौन सी होती है, ये आपको पता होनी चाहिए, मैंने पढ़ाया भी हुआ है। और उसके बाद हम लोगों ने क्या पढ़ा था, अनुप्रस्थ और अनुदैर्घ्य तरंगें पढ़ ली थी। फिर तारत्व पढ़ा था, है ना। तारत्व क्या होता है, तारत्व किस पर, आवृत्ति पर निर्भर करता है। मोटी आवृत्ति किसकी होती है, मोटा तारत्व किसका होता है, उच्च तारत्व और निम्न तारत्व पढ़ा था। निम्न तारत्व पुरुष की जो आवाज होती है उनका होता है, क्योंकि उनकी मोटी आवाज होती है। लड़कियों की पतली आवाज होती है तो उसका तारत्व कैसा होता है, ऊंचा तारत्व होता है। यानी मच्छरों की भिनभिनाहट ये कैसा तारत्व है, ये उच्च तारत्व है। और शेर की दहाड़ ये कैसा है, निम्न तारत्व है। शेर की दहाड़ मोटी आवाज है, ठीक है।
और मच्छरों की मिनमिनाहट पतली आवाज़ है। तो हमने तारा तो पिच भी पढ़ लिया। उसके बाद हम लोग आते हैं कि संपीड़न और विरलन, भी एक चीज़ हम लोगों ने पढ़ी थी कि संपीड़न और विरलन क्या होता है। तो दूर दूर जो चीज़ें जाए, दूर दूर जो तरंगें थी वो क्या थी विरलन थी, और जो पास पास थी वो क्या थी संपीड़न थी। और श्रंख और गर्त क्या होता है, वो अनुप्रस्थ में होता था, ऊपर जाता था श्रंख था, नीचे जाता था गर्त था, फिर ऊपर जाता था श्रंख था, नीचे जाता था गर्त था। पूरे वीडियोस को देखने के बाद इस वीडियोस पे आएंगे तो आपको बहुत आराम से समझ में आएंगी चीज़ें। और क्या पढ़ी थी लोगों ने, आवर्ती काल क्या होता है, आवृत्ति क्या होती है। तो दोलन करते हुए वस्तु 1 सेकंड में जितनी दूरी तय करती है वो आवृत्ति होती है, और 1 सेकंड में जितना समय विस्थापित होता है या विस्थापन करने में जितनी दूरी लगती है वो उसकी आयाम कहलाती है। 1 सेकंड में चली गई दूरी उसका आवर्त काल कहलाती है। तरंग वेव जितनी दूरी वेलोसिटी ने ली उसको तरंग वेव कहते हैं, यानी कोई तरंग 1 सेकंड में जितनी दूरी तय करती है उसको तरंग वेव कहते हैं, है ना। ये सब चीज़ें पढ़ी थी। उसके बाद वायु में ध्वनि का वेग 332 मीटर पर सेकंड होता है, ये पढ़ा था हम लोगों ने। तो हम लोगों ने ऑल ओवर बहुत सारी चीज़ें पढ़ी, जिसमें से सोनार इंपॉर्टेंट है। सोनार का फुल फॉर्म क्या था, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, जिसमें साउंड नेविगेशन इसमें क्या होता है, सोनार क्या करता है, सोनार पनडुब्बियों और शिप, जो पनडुब्बी और शिप क्या होती है वो प्रेषित के द्वारा पराशब्द ध्वनियों को उत्पन्न करती है और समुद्र की तल गहराई पर प्रेषित करती है, ट्रांसमिट करती है, और उससे रिफ्लेक्ट बैक होती है पराशब्द ध्वनियाँ, जो संसूचक द्वारा ग्रहण कर ली जाती है। आई होप को ये चैप्टर समझ में आया होगा। मानव कण क्या करता है, मानव कण दाब परिवर्तन को विद्युत संकेतों में परिवर्तित कर देता है, और अंत में शुरू से लेके बीच का पार्ट और बीच से लेके लास्ट के पार्ट में, लास्ट का जो पार्ट होता है वो संकेतों को परिवर्तित करके मस्तिष्क में श्रवण तंत्रिका द्वारा ध्वनियाँ में पूर्णतः रूप से सुनाई देने लगती है, यानी कि पूर्णतः रूप से मस्तिष्क को भेज देता है और मस्तिष्क के द्वारा हम जान जाते हैं कि ध्वनि हो रही है। क्योंकि हम जो भी काम करते हैं वो इंडिकेट करता है जो भी हम कुछ काम करता है वो इंडिकेट करता है मस्तिष्क, ब्रेन, यानी हम लोग कोई भी काम कर रहे हैं वट एवर, हमको चोट लग रही है नहीं लग रही है, ये सब काम कौन करता है, ब्रेन समझाता है। इसलिए ब्रेन ही बताएगा कि हमको ये साउंड सुनाई दे रहा है। तो डिपेंड्स साउंड चैप्टर आपने पढ़ लिया। साउंड की रेंजिंग जो होती है, लाइक शब्द परिसर है ना, शब्द तरंगे, अपशब्द तरंगे और पराध्वनियाँ क्या होती है, ये जरूर पूछी जाती है पेपर में। शब्द तरंगे क्या होती है, जिसमें इंसान क्या करता है, सुनाई देता है, इंसान ऑडिबल रेंज होती है, मनुष्य सुन सकता है 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक, ठीक है। अब शब्द तरंगे 20 हर्ट्ज से कम की होती है, और पराशब्द ध्वनियाँ क्या होती है 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा की होती है। आई होप कि आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा, साउंड चैप्टर समझ में आया होगा। कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम हो तो ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।